कवियों के संसार में चल रहे हैं हम फिर से। आज हम चल रहे हैं जिस कवि के संसार में, वो हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बचपन से ही इनकी द्वारा लिखी गई बहुत सारी काव्य रचनाओं को हमने पढ़ा है। तो ये कवि और लेखक पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हर बार मैं आपको बताती हूँ, अगर हम कवि और लेखक को जान लेते हैं तो उनके द्वारा रचित जो हमारी कृतियाँ होती हैं उनके बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कवि और लेखक बहुत पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज हम जिन कवि में चल रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हमने बचपन से लेकर अभी 9, 10, 11, 12 तक बहुत कुछ पढ़ा है। तो आज हम जो उनके बारे में जान रहे हैं वो है उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हम ले रहे हैं इनके बारे में। पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है इनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपनाम निराला है, तो मतलब बेसिकली इनका नाम क्या हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी। इनको उपनाम जो मिला है वो निराला मिला है। जन्म इनका हुआ 21 फरवरी 1897। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, तो ये अगर आपको याद रखना है तो आप एक अलग से डायरी बना सकते हो जिसमें आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर सकते हैं, तो ये आपको हमेशा याद रहेंगी। हाँ, 21 फरवरी 1897 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ रहा, यानी कि किस जगह पे इनका जन्म हुआ? महिषादल, मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल। मृत्यु कहाँ हुई? 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। कब हुई इनकी? 15 अक्टूबर 1961, 1961, ये ध्यान रखिएगा। जन्म हुआ 1897, मृत्यु हुई इनकी 1961, यानी कि लगभग 64 साल की उम्र में इनका देहावसान हुआ है। आगे आ जाते हैं। इनका मृत्यु स्थान, जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल में। मृत्यु हुई इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। पेशा क्या रहा, यानी कि इनका ये क्या काम करते रहे? ये एक लेखक हैं और कवि हैं। पत्नी का नाम मनोहरा देवी। ठीक है। पिता थे पंडित राम सहाय तिवारी। अब नाम ये देखिए, जो नाम हमको समझ में आए वो हमने सभी लेने की कोशिश करी है ताकि आप इनसे परिचित रहें। फिर प्रमुख रचनाएं इनकी क्या रही? रचनाएं तो उन्होंने बहुत सारी करी हैं, अभी उनके बारे में भी हम जानेंगे। प्रमुख रचनाएं कौन सी रही? परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। ठीक है। भाषा क्या है? खड़ी बोली। कौन सी भाषा में इन्होंने ज्यादातर रचनाएं करी हैं? खड़ी बोली में। साहित्य काल कौन सा रहा? अब आपको पता है हमारा जो हिंदी साहित्य है वो कई कालों में विभक्त है, तो कौन से काल में इन्होंने किया है? वो है आधुनिक काल में, छायावाद के रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं विधाएं। कौन कौन सी विधाओं में काम किया? जैसे आपको पता है हिंदी गद्य साहित्य अलग है, काव्य साहित्य अलग है। अब उनमें भी कौन कौन सी विधाएं? काव्य में भी अलग अलग विधाएं हैं, आपकी गद्य में भी अलग अलग विधाएं हैं। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है? कविता है, खंड काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आलोचना है, संस्मरण है। तो बेसिकली इन्होंने क्या आप देख रहे हैं, काव्य में भी काम किया है और गद्य में भी काम किया है, दोनों में काम किया है। संपादन, अब पत्रिकाओं का संपादन आप सभी को पता है कि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनमें संपादक का काम भी किया जाता है। कौन कौन सी पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन का काम किया है? वो है समन्वय, मतवाला, जन्मभूमि प्रभाव, सरस्वती पत्रिका। तो ये कुछ पत्रिकाएं रही जिनका संपादन काम किया। अब इनको कौन से पुरस्कार मिले थे? पद्म भूषण, मरणोपरांत, यानी कि इनको पद्म भूषण दिया गया, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, जब ये इनका देहावसान हो गया था उसके बाद इनको पद्म भूषण मिला। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रो था इनके बारे में। अब चलिए इसी को हम डिटेल में देखते हैं। क्या दिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897। अब जिसको इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में आ रहा है हिंदी में याद रखिए, 1857 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य, वर्तमान मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल। तो पहले ये महिषादल राज्य था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका क्या नाम है? मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल। तो देखिए पहले और बाद में बहुत जगहों के नाम बदलते रहते हैं, इसीलिए दोनों नाम दिए हैं। पहले जब इनका जन्म हुआ था तो उस जगह को बोला जाता था महिषादल राज्य, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसे मेदिनीपुर बोला जाता है। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे।
तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है उन्नाव, वहाँ के रहने वाले थे, किंतु आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। तो कहाँ रहते थे? ये पहले यूपी में रहते थे, लेकिन इनको काम के सिलसिले में बंगाल जाना पड़ा था। 2.5 वर्ष की आयु में उन्हें माता की गोद से वंचित होना पड़ा और उनके लालन पोषण का भार उनके पिता के कंधों पर आ गया। यानी कि अब माँ की गोद से वंचित होने का सीधे का तात्पर्य है कि उनका माता का देहावसान हो गया। यानी कि जब हमारे कवि जो पंत जी हैं वो मात्र 2.5 साल के थे, इनकी माता जी का देहावसान हो गया और इनका पालन पोषण किसने किया? इनके पिताजी ने। अब आते हैं नेक्स्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान महिषादल यानी मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में हुई। यानी कि स्टार्टिंग उनकी कहते हैं ना प्राइमरी जो एजुकेशन रहती है वो उसकी बात हो रही है। यहाँ इन्होंने केवल हाई स्कूल तक की ही शिक्षा प्राप्त करी। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों ही इन्होंने कहाँ पर करी? बंगाल में करी, मेदिनीपुर में। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निराला ने हिंदी, संस्कृत और बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन घर पर किया। अब जैसे इन्होंने हाई स्कूल तो कर लिया, लेकिन इन्हें और भाषाएं जाननी थी, समझनी थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? ये सारी भाषाएं इन्होंने घर पर ही सीखना शुरू किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह 14 वर्ष की अल्प आयु में मनोहरा देवी के साथ संपन्न हुआ। अब उस समय आप बात करो तो बाल विवाह हुआ करते थे, ठीक है। तो आप बोलोगे 14 साल बहुत कम उम्र होती है, लेकिन पहले इतनी कम उम्र में शादियां हुआ करती थी। तो इसलिए वे साहित्य और संगीत में रुचि रखती थी। कौन? उनकी पत्नी। ये निराला जी ने हिंदी और संगीत का ज्ञान अपनी पत्नी मनोहरा देवी से ही लिया था। अब देखिए, कहते हैं ना सीखने की कहते हैं कोई उम्र नहीं होती, तो मात्र 14 साल की उम्र में जब शादी हो गई और इनकी वाइफ को ये सारी चीज़ों की नॉलेज थी, तो इन्होंने अपनी वाइफ से ही ये सारी चीज़ें सीखी, जिनमें हिंदी और संगीत का ज्ञान था। और उनकी प्रेरणा से ही निराला जी लेखन से प्रवृत्त हुए। यानी कि उनकी वाइफ ने ही उन्हें बहुत इंकरेज किया कि नहीं, आप जब इतना अच्छा सीखते हो, इतना अच्छा कह सकते हो, तो आपको लेखन करना चाहिए। और उन्होंने शुरू किया। 22 वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का निधन हो गया। तो देख मतलब सिर्फ मात्र 22 वर्ष 22 ईयर्स में ही, जिसे वे अति खिन्न हुए, मतलब बहुत दुखी हुए। अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे, तो जो है उनके चले जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखित हुए और वे अकेले पड़ गए। उसके बाद निराला जी ने महिषादल की नौकरी छोड़कर समन्वय और मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी अंतिम कविता 1961 में लिखी गई संध्या का कली, जिसे उन्होंने अपने प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 में संकलित किया। इस कविता का प्रकाशन इनके मरणोपरांत हुआ है। ये ठीक है। तो देखिए, अब आप बोलोगे 61 में लिखी गई और अनामिका में 1923 में हुई। एक्चुअली क्या है, जो उनकी पहले जो संपादन हुआ कविताएं वो पहले से लिखते रहे, तो संग्रह बनते रहे, ठीक है। तो 1923 में उनका एक काव्य संग्रह बना अनामिका, तो उसमें तो बंदा। फिर 1961 में जब इन्होंने अपनी ये लास्ट कविता लिखी संध्या काकली, ये इसे जो है इनके अनामिका में ही दोबारा लगाकर और रिपब्लिश किया गया, ठीक है, उनके मरने के बाद, यानी कि 1961 के बाद। क्योंकि अब ये कविता के लिए हम अलग से तो पूरा एक काव्य संग्रह नहीं बना सकते थे, तो उस कविता को क्या किया गया, उसी में संग्रहित कर दिया गया अनामिका में ही, और फिर से उसे रिपब्लिश किया गया। नेक्स्ट आते हैं, जीवन के अंतिम दिनों में निराला जी गरीबी एवं कष्टों में पिस पिस कर विक्षिप्त हो गए। तो आप जैसे अभी देखते हो ना, साहित्यकारों की बहुत ज़्यादा पूछ होती है, उनको बहुत अर्निंग हो जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इतना इन लोगों को इतना पैसा वैसा नहीं मिलता था। तो आप प्रेमचंद को ले लो, इनको ले लो, ऐसे बहुत से कवि और लेखक हैं जिनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कष्टों में बीती। उनका अंतिम समय प्रयागराज के दारागंज के एक छोटे से कमरे में बीता और इसी कमरे में सन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो समझ में आया आपको क्या हुआ कि उनका जो जीवन काल था वो कष्टों से, उनके अपने जो है उनसे धीरे धीरे होके गए। बहुत छोटी उम्र में माता जी चली गई, फिर पिताजी, वो फिर वाइफ भी मुश्किल से, मुझे लगता है कि 12
क्या कहते हैं 12-15 साल ही उनके साथ रही, फिर उनकी मृत्यु हो गई, फिर इनकी एक बेटी हुई थी सरोज, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन हो गया जब एक एक करके सब उनको छोड़कर जाते रहे। चलिए अब आ जाते हैं इनकी रचनाएं और कृतियों के बारे में। ध्यान रखिए सन के साथ हर एक चीज़ मेंशन करी गई है यहाँ पर। इनकी अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह, काव्य संग्रह का मतलब जानते हो? काव्य संग्रह क्या होता है? एक कवि होता है वो बहुत सारी कविताएं करता है। अब हर एक कविता के लिए एक एक पुस्तक नहीं छपती। अब एक पुस्तक छपेगी उसमें इनकी बहुत सारी कविताएं होंगी, तो एक कविता का नाम अलग होता है और एक काव्य संग्रह का नाम अलग होता है, ठीक है ना। तो काव्य संग्रह जो होता है वहाँ ये उसकी हम बात करें, इस काव्य संग्रह के अंदर बहुत सारी कविताएं हैं। पहली इनकी रही अनामिका 1923 में, दूसरी परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में। अनामिका पार्ट 2, देखो पार्ट 1 क्या है 1923 में हुई, पार्ट 2 इनकी 1931 यानी 1931 में। इस दूसरी अनामिका में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा आदि कविताओं का संग्रह। मैंने अभी आपको बताया था ना कि इनकी एक पुत्री थी सरोज, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो है उन्होंने एक कविता लिखी सरोज स्मृति, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को निकाल के रखा, जिसमें उनके अपने जो बिछड़े और ख़ास तौर से उनकी पुत्री जो सरोज उनसे बिछड़ गई उसके दुख को। तो ये सरोज स्मृति अनामिका पार्ट 2 में हमको देखने को मिलती है। फिर आते हैं तुलसीदास, इन्होंने लिखी 1931 में, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943 में, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांध्य काकली और अप्सरा संचयन है, ठीक है। ये कुछ इनकी काव्य संग्रह रहे हैं। अब आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास पे, जिन्हें हम लोग नॉवेल्स कहते हैं वो, ठीक है, उपन्यास। पहला है इनका अप्सरा 1931 में, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल की भाट 1938, प्रकाशित हुई 1939 में, बिल से सुर बक रिहा 1942 में, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 अपूर्ण उपन्यास है, ये पूरा नहीं हो पाया। चमेली अपूर्ण, ये भी आधा ही रहा, अपूर्ण रहा। इंदुलेखा तकनीकी, तो ये इनके कुछ उपन्यास हैं जो हमने देखे। अब आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी संग्रह। अब कहानी संग्रह में भी वही चीज़, जैसे कविता संग्रह था, एक संग्रह में बहुत सारी कविताएं थी, उसी तरीके से यहाँ पर एक संग्रह में बहुत सारी कविताएं हैं। लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941, चतुरी चमार 1945, सखी संग्रह की कहानियों का ही इस नए नाम से पुनर्प्रकाशन हुआ है। तो याद रखिए सखी जो 1935 में हुई थी उसी को दूसरा नाम देकर दोबारा प्रकाशित किया गया चतुरी चमार के नाम से। फिर आते हैं देवी 1948 में हुई है। यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों से संचयन है। इसमें एकमात्र नई कहानी जान की ये संकलित है। तो मतलब ये जो देवी 1948 में प्रकाशित हुई ना, इसमें मोस्टली जो कहानियां हैं वो पुराने संग्रहों से लेकर संकलित की गई है। सिर्फ एक नई कहानी है, वो है जान की, ठीक है। फिर आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध और आलोचना। इन्होंने बहुत ज़्यादा लेखन कार्य किया है, तो सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अब हम आ गए हैं निबंध और इनकी आलोचना पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रविंद्र कविता कानन 1921 में, प्रबंध पद्म आपका 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963। निराला की पुराण कथा, अब इनकी इन्होंने पौराणिक कथाओं को भी लिखा है, जिनमें एक है महाभारत
1931 में, और रामायण की अंतर कथाएं, जैसे रामायण है हम लोगों ने देखा है, राम जी के बारे में बताई, उसमें हर एक कैरेक्टर भी है उनके बारे में, जैसे अब बाली के बारे में है, उसकी कहानी, उसके पास्ट के बारे में बताया गया। रामायण में सिर्फ ये दिखाया गया कि वो किष्किंधा के राजा थे और ये चीज़ें, तो बाली की क्या पास्ट कहानी रही वो बताया। उसी तरह अहिल्या की कहानी क्या थी, तो जो भी उसमें रामायण से जुड़े जो भी कैरेक्टर्स थे, सबरी हो गई, तो इन सब की कहानी क्या क्या है ये इसमें है, इसीलिए इसे बोला गया रामायण की अंतर कथाएं 1956 में। अब आ जाते हैं निराला की बालोपयोगी साहित्य, यानी कि बच्चों के लिए लिखा गया जो साहित्य उनका रहा वो क्या था। भक्त ध्रुव 1926, भक्त प्रहलाद 1926, भीष्म 1926, महाराणा प्रताप 1927, भिकमरी कहानियां 1961, इस पर की नीति कथाएं हैं। इसमें क्या है, इसमें नीति कथाएं दी गई हैं। अब आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनुवादित रचनाएं, दूसरी भाषाओं में लिखी गई। निराला जी ने इसे हिंदी में अनुवादित किया, इसे इन्हें क्या बोलते हैं हम, अनुवादित रचनाएं, क्योंकि इनको ट्रांसलेट किया गया है। अब कौन कौन सी हैं देखिए, रामचरितमानस 1948, विनय भाग खड़ी बोली हिंदी में पदानुसार किया गया है। तो रामचरितमानस हम सभी को पता है संस्कृत में लिखी गई है, अब उसको इन्होंने 1948 में जो है खड़ी बोली में पद के अनुसार इसे अनुवाद किया है। आनंद मठ बाडला के गद्यानुवाद है। फिर है विश्व वृक्ष, कृष्णकांत का वसीहत नामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राज रानी, देवी चौधरानी, युगलांग गुलिये, चंद्रशेखर रजनी, श्री राम कृष्ण वचनामृत 3 खंडों में है, ये 3 खंडों में अनुवादित की गई है। फिर है परिवाज्रक, भारत में विवेकानंद, राजयोग, अंशानुवाद। तो ये रही इनकी ढेर सारी रचनाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखा, सबसे पहले आप देखना, हम बोलते हैं ना कि कवि और लेखकों को जानकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयत्न किया है कि ये जो कवि और लेखक हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं निराला जी, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ रही, अकेलापन रहा, और इसी के कारण इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमने इनके बारे में जानी। इनके जीवन में आई हुई बहुत सारी ऊपर नीचे आर्थिक स्थितियों का कमज़ोर होना, तो इन्होंने जो है बहुत सारे अपने दुख और तकलीफ को भुलाने के लिए अपने आप को साहित्य में रम दिया था। तो ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत सारे कवि और लेखकों के बारे में आपको बता सकूँ। तो आज मैंने एक कवि बताए, फिर से मिलेंगे एक नए कवि के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।